अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने फ़र्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है रसद यानी सप्लाई। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम आज करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई यानी कानून रसद। कानून रसद मौशियात का एक अहम असूल है। कानून रसद मौशियात जो आप बुक पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, उसका एक अहम असूल है जिसका ताल्लुक बराह रास्त यानी कि डायरेक्टली इसका ताल्लुक एशिया को फ़रोख्त करने वालों से होता है। हमने पीछे भी पढ़ा रसद से क्या मुराद है। तो इसका ताल्लुक बराह रास्त यानी डायरेक्टली इसका जो ताल्लुक है, इसका जो रिलेशनशिप है वो किन के साथ है, जो चीज़ों को फ़रोख्त करते हैं। इसलिए एशिया को बेचने वाले अपने मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए शय की ज़्यादा मिकदार को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते हैं और कीमत कम होने पर शय की रसद को कम कर देते हैं। शय की कीमत और रसद के दरमियान इसी रुझान का नाम कानून रसद है। यानी कि अगर किसी दुकानदार को लगता है कि उसकी चीज़ जो है वो कम पैसों में बिक रही है, तो वो क्या करता है, उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है। जो भी चीज़ फ़रोख्त कर रहा होता है वो स्टोर कर लेता है, स्टॉक कर लेता है अपने पास। वो उसकी सप्लाई जो है वो रोक देता है और जैसे ही उसको लगता है कि इसकी कीमतें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, तो वो उसको बेचना शुरू कर देता है। वो अपना प्रॉफिट देखता है। ये है। अब लिहाजा कानून रसद से मुराद क्या है कि बाकी हालात, या कह रहे हैं कि दूसरे हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहें, कोई चेंजिंग ना आए। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो इस शय की रसद भी बढ़ जाती है और इसके बरअक्स शय की कीमत कम होने पर रसद भी कम हो जाती है। कानून रसद की रूह से एक ताजिर का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, बार बार वही बात हो रही है कि इसमें क्या है कि कोई भी ताजिर है, कोई भी चीज़ फ़रोख्त करने वाला है, तो बिजनेसमैन ही होते हैं सारे। तो सबका माइंड यही होता है कि हमने जो है वो चीज़ को बेच के तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास आए। तो वो क्या करते हैं कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस जो है, उनको लगता है कि मार्केट में इस चीज़ की प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को कम कर देते हैं। वो अपने पास चीज़ें रखते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो मुनाफा कमाने के लिए उन चीज़ों को मार्केट में ले आते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो जबकि कीमत और रसद के दरमियान, अब देखें हमने पढ़ा डिमांड में क्या था, इन्वर्स यानी उल्ट रिलेशनशिप था किसका, कीमत का और डिमांड का। यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ की कीमत अगर कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है और उसकी कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। उन्होंने मुनाफा कमाना है। तो ये सारा इस पॉइंट में यही बयान किया गया है कि जो मैंने अभी आपको बता दिया। आगे उन्होंने गोशवारा दिया हुआ है। गोशवारे में क्या कह रहे हैं कि कानून रसद की गोशवारा और डायग्राम से वजाहत है। ये वाला यही गोशवारा हमने डिमांड में भी किया, यही गोशवारा हमें रसद में भी है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर प्राइस जो है वो जैसे जैसे बढ़ती थी तो डिमांड कम हो जाती थी। यहाँ पर क्या है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ही रसद भी जो है, वैसे वैसे सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चीनी की कीमतें हैं जो पहले 5 रुपये है तो सप्लाई है 10 आ रही। उसके बाद जैसे ही प्राइस ज़्यादा हुई है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो गई प्राइस। और अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो प्राइस हमारे पास पहले 25 है तो हमारे पास सप्लाई 50 आ रही है। और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे ही सप्लाई भी कम होती जा रही है। तो गोशवारे में चीनी की कीमत और मिकदार रसद दिखाई गई है। गोशवारे से जाहिर है कि चीनी की कीमत में बितदरीज इजाफे से मिकदार रसद में इजाफा होता चला जा रहा है। देखें जैसे जैसे चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे ही इसकी रसद में भी, मिकदार रसद में भी इजाफा हो रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि कीमत और रसद में तकसीरी रिश्ता पाया जाता है। अब डायग्राम में, ये डायग्राम है इसकी। अब इसमें क्या है, सिंपल सी डायग्राम है। आपने एक्स एक्सिस पे चीनी की मिकदार रख लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने चीनी की कीमत रख लेनी है। यही वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है और आगे इन पॉइंट्स को मिलाना है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, मिकदार रसद और फिर उसके बाद प्राइस। तो प्राइस जब हमारी 5 है और मिकदार रसद हमारी 10 है तो यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या बन रहा है, ये पॉइंट है इधर आके। उसके बाद जैसे ही प्राइस जो है वो बढ़कर 10 रुपये हो गई है
तो हमारी मिकदार 20 और ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमारी मिकदार रसद भी बढ़ रही है। तो ये इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। एस किसको शो कर रहा है? एस शो कर रहा है सप्लाई को, यानी कि रसद को। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? मिकदार रसद। वाई एक्सिस पे हमारे पास चीनी की कीमत है, और इसी को आपने अपने अल्फाज में लिख देना है। आपने जब भी बनाना है कि इस पॉइंट पे हमारी कीमत इतनी थी तो हमारी रसद इतनी हो गई, इस पॉइंट पे इतनी आई तो प्राइस हमारी इतनी हो गई, ये सारा। चलें अब अगला हम देखते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है मंडी की रसद का गोशवारा। पहले हमने रसद का गोशवारा बनाया, अब हम बना रहे हैं मंडी की रसद, यानी मार्केट सप्लाई शेड्यूल स्केजुअल। जब किसी शय की मुख्तलिफ कीमतों पर तमाम फरोख्तकारों की मजमूई रसद को गोशवारे की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है तो इसे मंडी की रसद कहते हैं। देखिए मार्केट में जब भी हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम सब्ज़ी मंडी में भी अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही बंदा चीज़ नहीं बेच रहा होता, एक के पास ही चीज़ की सप्लाई नहीं आई हुई जो आगे उसने लोगों को देनी है, बेचनी है। बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब उन सब का हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है उनको हम गोशवारे में ज़ाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया चीनी की कीमत, फिर हमने ली चीनी की इनफरादी रसद। इनफरादी कहते हैं एक एक फ़र्द को, इनफरादी फ़र्द से निकला है एक एक शख्स अलग-अलग। और फिर उसके बाद क्या आ गया है? मंडी की रसद। कीमत वही है हमारे पास की कीमत 5 है, 10, 15, 20 एंड 25। अब यहाँ पे जब बात हो गई इनफरादी रसद, इनफरादी दैट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का जिक्र किया जा रहा है और उनका भी अलग-अलग जिक्र किया जा रहा है। तो हम 3 लोग रख लेते हैं। हम फ़र्ज़ किया एक का नाम ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का सी है। तो जो ए है उसके पास कितनी रसद आ रही है? ए जो है वो उसके पास 10 की क्वांटिटी के हिसाब से आ रही है, बी के पास 20 है, सी के पास 30 है। अब देखिए हर बंदे का जो भी बिज़नेस लेवल होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा चीज़ अपने पास ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। कुछ का लेवल कम होता है वो थोड़ी, और कुछ का उससे भी कम होता है। तो यही यहाँ पे हुआ है। लेकिन जब हम इनको प्लस कर देंगे सबको तो हमारे पास फिर टोटल, ये मंडी में तो ये लोग हैं ना जो चीज़ बेच रहे हैं, तो जब हमने इनका प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल आ गई ना मंडी की 30 एंड 20, 50 एंड 10, 60। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गया। ऐसे ऐसे ही आपने इनकी अमाउंट बढ़ाते जाना है और फिर उनको प्लस करके तो यहाँ पे हमारे पास मंडी की रसद का गोशवारा बन जाएगा। अब इनका जो हमने ग्राफ बनाना है वो भी हम जो डायाग्राम इनकी हमने बनानी है वो भी कंबाइन बनानी है। तो डायाग्राम में क्या है? डायाग्राम में ए का हमने बनाना है। अब देखिए चीनी की जो कीमत है वो हमें पता है वाई एक्सिस पे है, और चीनी की जो रसद है वो हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में ये लिख लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ पे मिकदार रसद की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। और फिर क्या करना है कि इन पॉइंट्स के हिसाब से पहले हमारे पास क्या है? चीनी की कीमत है, और ये हमारे पास यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है? रसद है। ये हमारी रसद है। चीनी की कीमत और फरोख्तकार ए जो है इनके पॉइंट्स हमने मैच कर देने हैं कि जब चीनी की कीमत 5 होगी तो फरोख्तकार ए है वो क्या कर रहा है? वो इतनी चीज़ अपने पास रख रहा है, इतनी चीज़ उसके पास है सप्लाई करने के लिए, और जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती जा रही है तो वो भी बढ़ाता जा रहा है। तो इसके पॉइंट्स ए का ग्राफ हमारा ये बना, और ऐसे ही हमने बी का बना लिया, बी का ये, सी का ये। लेकिन जैसे ही हमने इनको कंबाइन कर दिया तो हमारे पास जो हमारी रसद है वो क्या है? वो पहले चीनी की जो प्राइस 5 है उस पर 60, फिर 90, 120, 150 और 180 जो हमने इस तरफ ड्रॉ कर लिया। तो ये किस चीज़ से जाहिर हो रहा है? ये ए, बी और सी का कॉम्बिनेशन है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हो। एम एन इन्होंने दिया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो लिख सकते हैं। और इनको कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? मंडी की रसद। अब आगे क्या है कि खत्ते रसद, ये जो रसद का खत हमने बनाया है इसका रुझान, ट्रेंड ऑफ सप्लाई कर्व। खत्ते रसद मिस्बत रुझान के बायस बाईं से दाईं ऊपर की तरफ उठता है जिसकी दर्जा झैल वजूहात है। मिस्बत रुझान इसका क्या है कि इसका प्राइस के साथ मिस्बत है, जैसे प्राइस जो है वो कम होगी तो रसद भी कम हो जाएगी, और कीमत जो है वो ज़्यादा होगी तो रसद भी ज़्यादा हो जाएगी। खत्ते रसद मिस्बत रुझान के
जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो फ़रोख्त कुंदगान ज़्यादा मुनाफा कमाने की खातिर शय की रसद भी बढ़ा देते हैं। पहला पॉइंट आ गया ना कि कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। जब फ़रोख्त करने वाले मुनाफे की गर्ज से ज़्यादा अशिया मंडी में फ़रोख्त के लिए लाते हैं तो उनकी क्या कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन जब उनको ये पता चल जाए कि मुस्तकबिल में कीमतें कम होने वाली है तो वो ज़्यादा ख़तरे से बचने के लिए क्या करते हैं कि वो उसी प्राइस पे जो अभी फ़िक्स है, उनको पता होता है कि इस टाइम एक पीरियड के बाद इनकी इस लेवल से भी नीचे प्राइस चली जानी है, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट आना है वो तो अभी तो फ़िलहाल हम कमा सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर उसकी प्राइस और ज़्यादा कम हो गई तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए उसी प्राइस पे जल्दी जल्दी चीज़ों को फ़रोख्त कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, रसद जो है वो बढ़ जाती है। आगे इसकी कुछ एजम्पशंस है, कुछ इसके मफरूज़ात हैं जो दर्ज झैल हैं। कानून रसद के दर्ज झैल मफरूज़ात हैं जिनके बगैर कानून रसद सही साबित नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मसारफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। मसारफ़ पैदाइश वो होते हैं जो कोई भी चीज़ पैदा करने के लिए ऊपर जो कोई मालिक है किसी चीज़ जगह में, अगर कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक कारखाना है, वहाँ पर कपड़े का कारोबार हो रहा है, तो जो ऑनर है, जो उस जगह का मालिक है, वो क्या करता है, वो खुद तो नहीं ना चीज़ें प्रिपेयर करता, उसने अपने आगे लोगों को रखा होता है, उसने मशीनरी ली होती है, उसने कपड़ा ख़रीदना है, खाम माल में जाके उसने कपड़ा रॉ मटेरियल ख़रीदना है, फिर उसने अपने लेबर को बताना है, उसने डिज़ाइनर रखे होते हैं, सारा कुछ, तो वो सबको पैसे देता है ना, तो वो जो सारे उसका ख़र्चा लगता है वो क्या है, उस चीज़ को तैयार करने में उसका ख़र्चा जो लगता है उसको कहते हैं मसारफ़ पैदाइश, यानी कि उसकी कॉस्ट। कानून रसद इसी वक्त लागू होता है जब अशिया पैदा करके मसारफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली रोनमा ना हो, क्योंकि अगर मसारफ़ पैदाइश कम और टेक्नोलॉजी में बेहतरी पैदा हो जाए तो एशिया की रसद कम कीमत पर भी ज़्यादा मुहैया की जा सकती है। अब देखो, जब एक बंदे के पैसे ही नहीं इतने लग रहे, मसारफ़ पैदाइश उसके कम हो जाएं, ठीक है ना, और उस टेक्नोलॉजी जो है वो भी उसके पास बेहतर हो, तो वो अगर उसको कम कीमत पर भी चीज़ें बेचनी पड़े तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा ही होगा इसमें, क्योंकि उसने खुद इतनी कॉस्ट जो है वो लगाई ही नहीं। जबकि मसारफ़ पैदाइश में इजाफा, कि जो पैसे वो लगा रहा है उनमें इजाफा हो जाए और टेक्नोलॉजी भी उसके पास सही ना हो तो रसद में कमी का बायस बनता है, हालांकि कि एशिया की कीमतें जो कि तूं रहती हैं। फिर उसके बाद है खाम माल की लागत। खाम माल सस्ता हो जाए, खाम माल वो है, रॉ मटेरियल वो है जो चीज़ पैदा करने से पहले हम लेके आते हैं। हमने एक सूट सिलाई किया है, पहले हम खाली सूट लेके आते हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको कटिंग करना, उसको सिलाई करना, सारे उसका प्रोसेस कंप्लीट करना, तो तब वो एक जाकर सूट बनता है। लेकिन पहले तो वो एक कपड़ा ही है ना, तो वो एक रॉ मटेरियल है। तो खाम माल सस्ता हो जाए, ये खाम माल है कि जो चीज़ को तैयार होने से पहले जो हमारे पास मौजूद होता है। तो खाम माल सस्ता हो जाए तो एशिया की पैदाइश के मुसारिफ जो हैं वो कम हो जाते हैं और फ़रोख्त कुंदगान पहली ही कीमत पर ज़्यादा एशिया बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खाम माल सस्ता होने से पैदावार बढ़ जाती है, जबकि इसके बरक्स खाम माल महंगा होने पर मुसारिफ पैदाइश बढ़ जाते हैं। ऐसा ही है ना कि जब उसको खाम माल जो है वो कम प्राइस पर मिल रहा है तो उसका इतना खर्चा ही नहीं हो रहा, उसकी इतनी लागत ही नहीं आ रही। तो जब वो कोई चीज़ लगा ही नहीं रहा तो उसको अगर कम कीमत पर भी चीज़ बेचनी पड़े तो उसको नुकसान ही होगा। लेकिन अगर उसकी लागत उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, फिर वो रसद जो है चीज़ की उसको कम कर देता है, हालांकि कीमत जो उनकी तूं रहती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा गला ख़राब है तो मैं बार बार पॉज करके वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद क्या है, एशिया की गैर यकीनी कीमतें, ये हम कल करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट रह गया है जो मैंने छोड़ दिया है या कुछ आपको किसी भी किस्म का मसला है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ तो और उनको समझ आ रही है। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भी इस लेवल पर आ गए हुए हैं कि जब हमने स्टार्टिंग पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो कसम से मुझे समझ नहीं थी आती टीचर्स क्या करवा रही हैं, कैसे करवा रही हैं, बट बहुत एफर्ट किया, बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी मेथड नहीं अच्छा है बच्चों को पढ़ाने का, बेसिक ही बच्चों की सही नहीं होती। और उसके बाद जब आगे जाते हैं तो सब कहते हैं जी इकोनॉमिक्स बड़ी टफ है, लेकिन बहुत मज़े की बुक है।
तो अगर कोई भी पॉइंट है किसी भी किस्म का और कोई भी टॉपिक आप कहोगे मुझे तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।